अ वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, ऑल दी व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, सभी बच्चों को मैं दिल से जय हिंद अर्पित करता हूं। मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सब्जेक्ट जीएस का हम लेकर शुरू किए हैं, पहला लेक्चर कर चुके हैं। आज हम सेकेंड लेक्चर के लिए आपके सामने खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड लेक्चर, अगर आपने पहले लेक्चर को अच्छे से सुना और पढ़ा होगा तो ये सेकेंड लेक्चर उसी का एक पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं रिकॉल कराना चाहूंगा कि हमने ये पढ़ा कि किस तरह से संविधान शब्द के मायने हम क्या डिफाइन करते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि संविधान को हम समझने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला एक किताब यानी पुस्तक, बुक के रूप में, और दूसरा एक व्यवस्था के रूप में। व्यवस्था के रूप में हमने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझा कि वो बनी व्यवस्था कैसे, वो हमने समझा। तो उसी समय पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक बात आई होगी कि ये व्यवस्था का ओरिजिन कहां से हुआ, कि अगर सर ये भी हमें पढ़ा देते तो ये बहुत अच्छा हो जाता। नहीं, घबराइए नहीं, आज का लेक्चर उसके बारे में नहीं है। वो एक अलग से पूरा लेक्चर है जिसे मैं बहुत जल्दी आपको एक पूरा लेक्चर बनाकर समझाऊंगा। लेकिन अभी ऐसा ना करने का कारण यह है कि ये जो वीडियोस हैं, लेक्चरर्स हैं, वो सारे के सारे सभी बच्चों के पास जाते हैं और सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि सभी बच्चे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट्स के साथ में रूबरू हो जाए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड और कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के ऊपर। फिर उसके बाद मैं उस व्यवस्था को समझाऊंगा कि किस तरह से नीड हमें फील हुई, किस तरीके से, कहां से हमारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रैब किया। सो डोंट वरी एट ऑल, वो एक अलग लेक्चर में आपको पूरा बताऊंगा। सो हम आज के टॉपिक में आते हैं। आज का हमारा जो पार्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बुक, यानी एक पुस्तक के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सेम वही डिवीजन जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि संविधान एक पुस्तक के रूप में, और उसके तीन हिस्से हैं, और वो तीन हिस्से हैं भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां। भाग को इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स, अनुच्छेद को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है आर्टिकल्स, और अनुसूचियों को प्रेजेंट इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है स्केड्यूल, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में शेड्यूल। भागों की संख्या 22 होती है, 22। अनुच्छेदों की संख्या जैसा आप देख सकते हैं 395, और अनुसूचियों की संख्या 8+4 बताई जाती है। और जब हमसे 8+4 बोला जाता है तो हमारे माइंड में आता है कि इसे 12 क्यों नहीं कह दिया, 8+4 क्यों। नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, मैं आपको बताता हूं। याद रखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी, और इस 8 के बाद जरूरत पड़ने पर एक के बाद एक संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते रहे, और वो हमारे मूल संख्या में जुड़ते रहे, और आज हमारे पास टोटल 12 अनुसूचियां हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे कि जब हमारा संविधान बना तब उनकी संख्या, अनुसूचियों की संख्या केवल 8 थी, और जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा, जरूरतें बढ़ती गई, व्यवस्थाओं की जरूरत आती गई, उन व्यवस्थाओं को हमने 8 में एक एक करके जोड़ा, और आज वो 12 है। इसके आगे अगर हम चलें तो कई बार बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि भाग 22 हैं तो क्यों इंटरनेट पे हमें इनको 25 बताया जाता है, 25, और अनुच्छेद जब 395 है तो क्यों कोई 440 बोलता है, कोई 450 बोलता है, और आजकल 468 चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं, जरा इस बात को समझिएगा कि अगर मैं बोलूं कि इस समय बोर्ड में कितने नंबर लिखे हैं तो आप कहेंगे 4। अब अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करूं और बोलूं कि अब बताइए बोर्ड में कितने नंबर हैं, अब अगर आप 4 की बजाय इसे 5 कहते हैं, कि 4 में 2 जोड़कर 6 कहते हैं, तो ये सही नहीं है।
जिसका कारण है कि ये 4 है मूल संख्या और ये 2 उसके तीसरे के सब डिवीजन हैं। जी हां, सब डिवीजन। इनकी गणना 6 के रूप में होगी, लेकिन मूल संख्या 4 ही होगी। इन काउंटिंग दे वेयर 6, बट द बेसिक काउंटिंग इट इज 4। यही चीज हमारे साथ भाग में भी हुई। आज भी हमारे भाग 22 ही हैं, लेकिन उनमें सब डिविजन्स हुए हैं, तो लोग उसे टोटल काउंट करके 25 बोलते हैं। द 22 इज द राइट आंसर। हमारे अनुच्छेद आज भी 395 हैं, कल भी 395 होंगे और आगे भी 395 ही होंगे। उसमें सब डिविजन्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम की गणना में इन टोटल काउंटिंग को काउंट करते हैं। तो राइट नंबर इज 395। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बातें आती है कि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि व्हाट इज द कोरिलेशन इन बिटवीन दीज 3 भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, पार्ट, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स। क्या है इनके बीच में संबंध? मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यदि मुझे कोई कार्य करना है तो उस कार्य को मैं एक नाम दूंगा और उसके बाद उसे करने का एक कार्य प्रणाली बनाऊंगा। कहने का मतलब मैंने पहले यह डिसाइड किया कि मेरा कार्य क्या होगा जरूरत के अनुसार, फिर उसका नाम क्या होगा, फिर उसे उन सभी कामों को कौन सा पहले कौन सा बाद में और कैसे करना है, यह हम प्रणाली में डिसाइड करते हैं। कार्य का मतलब हुआ हमारे अनुसूचियां यानी स्केड्यूल, नाम का मतलब हुआ भाग, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रणाली का सीक्वेंस यह है हमारे अनुच्छेद। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे हमारे देश में कौन कौन से ऐसी जरूरतें हैं जिनको हमको लिस्टिंग करना है, वो शेड्यूल में आता है। उन जरूरतों को एक फिक्स नेम टैग किया गया जिससे कि हम एक बार में जान सकें कि किसके बारे में बात हो रही है। वो नाम हमारा भाग के अंतर्गत आता है, और जब उन नामों को हमें सीक्वेंस में प्रोसीडिंग करना पड़ता है कि कैसे कैसे किस किस स्टेज में उनको पूरा किया जाएगा, वो डिटेलिंग अनुच्छेदों के अंतर्गत आती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। सो गाइज, आज हमारा जो सबसे पहला होगा टारगेट, वो होगा अनुसूचियों को समझने का, स्केड्यूल्स को। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्केड्यूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी पुरानी संख्या 8 थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और उसके बाद धीरे 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 करके ये एक नए स्टेज को एडॉप्ट करते गए और आज इनकी टोटल संख्या 12 है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 12 के 12 के नामों को याद करते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपके 12 अनुसूचियों में पहला नंबर आता है संघ तथा राज्य का। याद रखिए, जब भी हम संघ और राज्य बोलते हैं, संघ मतलब यूनियन, राज्य मतलब स्टेट, तो हम इन्हें कुल मिलाकर देश भी कह सकते हैं। तो पहली अनुसूची चाहे आप बोलिए कि देश है या संघ तथा राज्य है। दूसरी अनुसूची में आप देखेंगे कि सेकंड शेड्यूल में बताया गया है कि किस तरीके से वेतन और भत्ते इस संघ और राज्य में काम करने वाले लोगों के लिए डिसाइड होंगे, यानी सैलरीज के बारे में क्या डिसीजन लेना है, यह सेकंड अनुसूची में बताया गया है। थर्ड अनुसूची में आप देख सकते हैं कि थर्ड शेड्यूल में बताया गया है कि शपथ, ये जो लोग इस सिस्टम को चलाने वाले हैं वो शपथ लेकर कार्य करेंगे। इसके बाद अगली अनुसूची में बताया गया है राज्यसभा से संबंधित क्लॉज। अगली 5वीं अनुसूची में आपको बताया SC ST से संबंधित। 6वीं अनुसूची में एक छोटा सा कोड हमने लिया है अमेय मित्र, यानी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित स्पेशल कॉजेस। अगली अनुसूची हमारी आती है 7वीं अनुसूची। यह अनुसूची सूचियों को डिसाइड करती है, सूचियां जिन्हें हम इंग्लिश में लिस्ट कहते हैं। इनकी डिटेलिंग अभी हम पढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची में आता है भाषा, हमारी लैंग्वेज। इन सब की डिटेलिंग अभी हम आपको बताएंगे। 9वीं अनुसूची में आता है संपत्ति अधिग्रहण संबंधी एक क्लॉज, जो हमारे पहले संविधान संशोधन में डाला गया था 1951 में। यहां पर भी एक गोलमोल सी बात है, उस गोलमोल सी बात को भी हम समझेंगे। अभी बस आप समझ लीजिए कि ये किसके अंतर्गत आता है।
इसके बाद आता है अगला 10वां है दल बदल संबंधी, 11वां है पंचायत और 12वां है नगर पालिका। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग को समझने के लिए। देखिए, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक आपको सबकी डिटेलिंग याद नहीं करनी है। मैं हमेशा कहता हूं पढ़ाई ज्ञानी बनने के लिए मत करिए, एग्जाम निकालने के लिए पढ़िए। तो जो आपके एग्जाम में आता है उसके बारे में हमको जानकारी लेना सर्वदा आवश्यक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो होती हैं इनकी लिस्टिंग के नेम, कि कौन सी अनुसूची में कौन सा नाम आता है। और उसके बाद 7वीं से लेकर 12वीं तक कि आपको जनरल डिटेल पढ़नी पड़ती है। ओके, चलिए, तो हम पहले तो ये स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम याद रखें कि पहली से लेकर 12वीं अनुसूची तक हम कैसे याद रखेंगे। मैं एक सिंपल सी आपको एक क्लॉज देता हूं। मान लीजिए कि कोई घर है, उस घर में एक नौकर की आवश्यकता है। उसके लिए एक ऐड निकाला जाता है जिसमें नौकर का वेतन इत्यादि बताया जाता है। यह सुनकर एक नौकर यहां आता है और वो अपना उस घर में वेतन एक्सेप्ट करके काम शुरू करता है। वो नौकर बहुत नेगेटिव है, सो कॉल्ड, मान लीजिए इसका नाम है रामू। नेगेटिव नौकर है जो अपनी अच्छी मनसा से नहीं आया है, वह घर के अंदर अधिकार जमाने के उद्देश्य से आया है। तो अब इस पूरी कहानी को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक घर में एक नौकर की जरूरत है, जिसके लिए एक ऐड निकाला गया और बताया गया कि हम इतनी सैलरी देंगे। तो जिसको ठीक लगा वो एक व्यक्ति आया, उसने उस सैलरी को एक्सेप्ट किया और कसम खाई कि मैं यहां नौकरी करूंगा। नौकरी करने के बाद वो उस घर के अंदर एक षड्यंत्र रचता है। वह घर के बड़े बुजुर्गों को कवर करता है, घर की एक दुखियारी कोई महिला है उसको कवर करता है, और घर के छोटे छोटे बच्चों को अपने मित्र बनाता है और उसके बाद अपने काम को अंजाम देता है। आप देखेंगे जनरली घरों में क्या होता है, जो बहुत बड़े घर होते हैं ना, उनमें एक बड़े बाबूजी होते हैं जो घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके इशारों में सब काम होता है। उन घर में एक आध कोई लड़की होगी जो किसी बात से धोखा खा गई हो, बड़ी दुखी रहती हो, मन मसोस के रहती हो, और उस घर में जो चाचा चाची वगैरह हैं उनके कुछ शैतान बच्चे हैं जो घर में सब जगह घूमते रहते हैं। बस इतनी सी बात को आप याद रख लीजिए और देखिए, फिर आप सब कुछ हमारी अनुसूचियों में जोड़ते जाइए। मैंने बोला था आपको कि पहला अनुसूची बोलता है संघ राज्य यानी देश। देश मतलब हमारा घर। तो सबसे पहले हमारा घर आ रहा है, मतलब संघ और राज्य आएगा, देश आएगा। उन्होंने बोला कि हमको एक नौकर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या बताएंगे कि वेतन। एक घर में नौकर की जरूरत है, उन्होंने ऐड निकाला कि हमें कितने वेतन में एक नौकर मिल सकता है, तो वेतन बताए, तो सेकंड अनुसूची आती वेतन। उसके बाद वो नौकर आता है और वो शपथ लेता है कि मैं काम करूंगा, तो वो शपथ आ गई तीसरी अनुसूची में। और जब वो काम करना शुरू करता है तो सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग जो राजसी ठाट बाट से रहते हैं, यानी कि राज्यसभा को कवर करता है। उसके बाद जो घर में सबसे तकलीफ में है, तो हमने भी देखा है कि हमारे इस देश रूपी घर में सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है? SC ST, जिन्हें हमने स्पेशल प्रोविजन दिए, हमारे ही भाई बहन। तो उन SC ST को कवर करता है। उसके बाद घर में जो छोटे बच्चे हैं, वो 4 बच्चे हैं, उनको वो अपना मित्र बनाता है। में मित्र, ये कोड है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के क्लॉजेस। और इसके बाद वो क्या करता है? इसके बाद वो अपना काम आगे बढ़ाता है, एक लिस्ट बनाता है कि मुझे अब यहां करना क्या क्या है। और उस लिस्ट में सबसे पहला काम होता है कि उन्हीं के जैसे बोल चाल सीखो। देख रहे हैं आप लिस्ट में, उन्हीं के जैसे बोल चाल सीखो, तब जाकर आप उन पर संपत्ति अधिग्रहण कर पाओगे। इस बात को लेकर उस घर में पंचायत शुरू हो जाएगी और उस पंचायत का फायदा उठा के रामू की उस घर में अपनी नगर पालिका होगी। तो गौर से देखिए, समझने वाली बात है कि हमने शुरू किया कि एक घर, आप अनुसूची में मैच करते जाइए, घर मतलब देश, संघ तथा राज्य। उसने वेतन बताकर नौकर की एक ऐड निकाली, सेकंड अनुसूची वेतन।
नौकर आया, उसने शपथ ली कि इतने वेतन में मैं काम करने को तैयार हूं, शपथ। आने के बाद उसने उस घर में सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को कंट्रोल किया, उनको अपने अंडर में लिया, तो राज्यसभा संबंधी क्लॉज। उसके बाद उस घर में जो लोग दुखी थे, परेशान थे, उनको कवर किया, SC/ST संबंधी परेशान क्लॉज। उसके बाद उस घर में जो छोटे बच्चे थे उनको मित्र बनाया, आओ मेरे मित्र बनो, आमे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसके बाद क्या किया, उसने एक लिस्ट बनाई, सूची बनाई कि क्या क्या काम करने हैं। उस लिस्ट में सबसे पहले उसने उनके जैसे बोलना सीखा ताकि वो मुझे अपना समझें, भाषा। और उसके बाद उसने संपत्ति अधिग्रहण का अपना पूरा प्लान काम पर लगाना शुरू किया। और जब उसने वो प्लान शुरू किया तो उस घर में कुछ लोग उसके फेवर में थे और कुछ लोग उसके डिसफेवर में थे। तो घर में क्या शुरू हो गई, पंचायत। और उसी पंचायत का फायदा उठा के अपनी नगर पालिका बना ली रामू ने। तो ये 1 से लेके 12 तक अनुसूचियां आपको एक छोटी सी कहानी में सिमट गई। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि ये तो हमने याद कर लिया कि कौन सी अनुसूची किसके बाद आ रही है। अब एग्जाम में आएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होनी चाहिए। मैं बल्कि ये बोलूंगा कि यहीं अभी वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके एक बार रिकॉल करके माइंड से नंबर 1 से लेकर नंबर 12 तक अनुसूचियों को बिना देखे लिखे। कितना सिंपल है। पहला हमारा घर, संघ और राज्य। दूसरा वेतन। तीसरा शपथ। चौथा राज्य सरकार संबंधी राज्यसभा संबंधी क्लॉज। 5वां SC/ST। 6वां अमे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 7वें में सूची आती है, 7 से 7 का रिलेशन। 7 से 7वें में 7 से सूची आती है, ये आगे भी मिलेगा। 8वें में आपको क्या मिलता है, भाषा। 9वें नंबर में आपको मिलता है क्या, संपत्ति अधिग्रहण के लिए जो क्लॉज बनाया गया था। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। 10वें में दल बदल संबंधी बातें होती हैं। 11वें में पंचायत और 12वें में नगर पालिका। ओके, चलिए अब जरा हम इसको समझते हैं 7वें नंबर से शुरू करके। देखिए हम बात किस कौन सी अनुसूची को कर रहे हैं, 7वीं। उस अनुसूची में क्या दिया हुआ है, सूचियां। मैं फिर बता दूं आपको 1 2 3 4 5 6 का कोई डिटेलिंग नहीं लेना है, आपको बस इसको पढ़ना है। 7 से लेकर आगे तक सूचियां दी हुई हैं। ये सूचियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक होती है संघ यानी यूनियन। दूसरी होती है राज्य यानी स्टेट। और तीसरी होती है समवर्ती। संघ को इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं, सेंट्रल। राज्य को इंग्लिश में आप कहते हैं स्टेट। और समवर्ती को कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। अब जरा आप गौर करें तो 7 से 7वीं अनुसूची में 7 से सूचियां बताई गई हैं। 7 से 7 का रिलेशन मैंने पहले ही वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था। तो 7 से 7वीं अनुसूची में 7 से सूचियां बताई गई, जिसमें से 3 प्रकार है, 7 से सेंट्रल लिस्ट, 7 से स्टेट लिस्ट, 7 से समवर्ती सूची। देखिए 7 से 7 का रिलेशन क्लियर हो गया। अब इसमें इनके कुछ विषय भी होते हैं। कहने का मतलब सेंट्रल जो सूची होगी उसमें ऐसे मामले होते हैं जिनका 100% कंट्रोल और निवारण और डिसीजन केंद्र सरकार के हाथों में होता है, सेंट्रल। स्टेट वाले मामले जिनका डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है केवल। जबकि समवर्ती ऐसी सूची होती है, कॉन्करेंट लिस्ट, जहां समान रूप से स्टेट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो ऑब्वियसली किसका पावर ज्यादा होगा, सेंट्रल का। तो ये आपको बताया मैंने कि संघ राज्य समवर्ती सूची का मामला क्या है। इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, जरा गौर से देखिएगा। संघ सूची में होते हैं 100, ये बदलते रहते हैं, वर्तमान सिनेरियो में इतने ही है 100। राज्य में होते हैं 61 और समवर्ती में है 52। देखिए 7 से 7 का रिलेशन कैसे आगे बढ़ रहा है। इनको अपन बोल सकते हैं 100, 6 और 1 को जोड़ दो 7, 5 और 2 को जोड़ दो 7।
तो एक और क्लॉज बन गया। 7 से 7वीं अनुसूची में 7 से सूचियां दी हुई हैं, जिनमें 3 होती हैं, 7 से सेंट्रल, 7 से स्टेट, 7 से समवर्ती। 7 से सेंट्रल में 7 से 100, 7 से स्टेट में 7 से 7 का टोटल, और 7 से समवर्ती में भी 7 का टोटल आता है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास पहले से था, ये भी हमारे पास पहले से था, यानी संघ और राज्य सूची हमने पहले ही डाली हुई थी। लेकिन समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का जो स्टाइल है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यानी समवर्ती सूची का सिस्टम हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। अब इसके बाद बारी आती है हमारे 8th शेड्यूल की। मैंने आपको बताया था कि 0 to 9 हर नंबर की एक फिक्स मीनिंग है। उसमें 8वें नंबर को हमने किससे जोड़ा था? फीमेल से। जिन्होंने नहीं देखा अभी भी इंट्रोडक्टरी वीडियो को उठाइए, टेक्निक वाले वीडियो को उठाइए और अच्छे से समझिए कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि उसी से आपके आगे की बहुत सारी चीजें काम आएंगी। तो फीमेल के लिए हम मां भी ले सकते हैं, और मां को बोलते हैं माता। 8वीं में आती है हमारी मातृभाषा, तो इसे हम सीधे काउंट कर लेते हैं भाषा, क्योंकि आपको आपकी भाषा यानी बोलना, बोलना आपको कौन सिखाता है? मां। तो 8वीं अनुसूची में आ गई भाषा। अब यहां भी एक क्लॉज है, जब संविधान बना तब भाषाओं की संवैधानिक दर्जे के अनुसार जो संख्या थी वो थी 14। फिर इसके बाद क्या हुआ? एक संवैधानिक संशोधन हुआ, अभी बताऊंगा आपको मैं, अभी सुनिए। संवैधानिक संशोधन हुआ जिसमें एक भाषा जोड़ी। फिर अगला भाषा को लेकर संवैधानिक संशोधन हुआ जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, और फिर अगला एक संवैधानिक संशोधन हुआ भाषाओं को लेकर जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब टोटल करिए 4, 14, 15, 16, 17, 18 और 4 22, 22। कहने का मतलब जब हमारा संविधान बना उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटसफुल लैंग्वेजेस यानी कि संविधान की संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी, जिनमें कुल 3 भाषा संबंधी संशोधन आज तक हुए हैं, और उनके चलते वर्तमान में भाषाओं की संख्या, संवैधानिक भाषाओं की संख्या भारत में 22 है। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब इसी को हम कैसे याद करेंगे? देखिए, कि हमने बात करी, हमें याद करना है 8वीं अनुसूची को कंप्लीट करना है। तो ये कैसे करेंगे? हम एक सिंपल सा कोड बनाएंगे, क्योंकि 14 तो हमको पहले से ही मालूम है, उनके बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि जब संविधान बना तब 14 थी। आगे की बात होगी, उसका एक सिंपल सा कोड है, सेंधा नमक SDM बोर्ड। सेंधा नमक कभी चाटा होगा ना आपने, कभी खाया होगा, कैसा मुंह बन जाता है अजीब सा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए कि ईश्वर करे आप PSC का इंटरव्यू देने गए हैं और आपको ये पता चले कि आपका इंटरव्यू बोर्ड में कोई SDM साहब है, तो बहुत गंदा सा मुंह बनाएंगे ऐसे जैसे किसी ने सेंधा नमक चटा दिया हो, हमारी भाषा बदल जाएगी। तो भाषा संबंधी हमारा कोड क्या बना? सेंधा नमक SDM बोर्ड। गौर से देखिए, 1 भाषा, 3 भाषा और 4, 14 और 8, 22। अब इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेंधा से आता है सिंधी। सिंधी भाषा को सबसे पहली बार 14 के बाद दर्जा मिला। इसके बाद नमक से आता है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन 3 भाषाओं को भाषा संबंधी दूसरे संविधान संशोधन में, भाषा संबंधी दूसरा संविधान संशोधन जगह मिलती है। और SDM में आता है संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो।
ये हो गई हमारी 14 के बाद 8 भाषाएं। सिंपल सा कोड, 14 प्लस सेंधा नमक एसडीएम बोध, सेंधा मतलब सिंधी, नमक से नेपाली मणिपुरी कोंकणी, एसडीएम से संथाली डोंगरी मैथिली और बोडो। अब हमको यह याद रखना है कि इनका कौन कौन सा संवैधानिक संशोधन का क्रमांक था। एक होता है केवल भाषा संबंधी 3 संशोधन, लेकिन हमारे सारे संशोधन जो हुए हैं उनमें इसका कौन सा नंबर था, बहुत गौर से समझिएगा। सेंधा यानी सिंधी के लिए 21वां संविधान संशोधन, नमक के लिए 71वां संविधान संशोधन और एसडीएम बोडो के लिए 92वां संविधान संशोधन। कहने का मतलब हमारे अब तक के हुए कुल संवैधानिक संशोधनों में 21वां संवैधानिक संशोधन से सिंधी को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला, 71वें संविधान संशोधन से नेपाली मणिपुरी और कोंकणी को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला और 92वां संवैधानिक संशोधन से संथाली डोंगरी मैथिली और बोडो को हमारी संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इस तरह से कुल मिलाकर हमारी 22 भाषाएं। लेकिन आपसे जब पूछा जाए भाषा संबंधी अब तक कितने संवैधानिक संशोधन हुए, तो आप क्या कहेंगे? 1, 2 और 3। भाषा संबंधी पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 21वां, दूसरा 71वां, तीसरा 92वां। कितना आसान है देखिए, 21 और 71 को जोड़िए 92 हो जाएगा, 1 और 3 को जोड़िए टोटल 4 हो जाएगा, सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि 8वीं अनुसूची में भाषा दिया हुआ है, क्योंकि 8 नंबर मां का, महिला का लकी नंबर होता है। उसके बाद मां ही हमको भाषा सिखाती है, तो भाषा निकाल ली। जब संविधान बना तो भाषा की संख्या 14 थी, और अब चूंकि 8 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, तो वर्तमान में इन सभी की संख्या 22 हो चुकी है, और वो बाकी की डिटेल मैंने आपको बता दी। इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब इसके बाद हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते इससे आगे। 9वीं अनुसूची, यहां बहुत तगड़े क्लॉज मिलते हैं, बहुत तगड़े क्लॉज। कुछ चीजों को आपको याद रखना है, जैसे भूमि अधिग्रहण, एक है संपत्ति अधिग्रहण और एक है 284। अब ये क्यों लिखा मैंने, यही क्वेश्चन बनने वाले हैं। 9 इज फॉर नेगेटिव, मैंने आपको पहले ही बताया था, वही वापस रिपीट कर रहा हूं मैं कि 0 to 9 हर नंबर के फिक्स मीनिंग है। तो 9वीं नंबर का मीनिंग क्या था? नेगेटिव चीजें। आप जरा सोचिए कि आपकी अगर कोई भूमि अधिग्रहण का मतलब आपकी जमीन ले ले तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है। आपकी संपत्ति पर कोई अधिग्रहण कर ले तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है। तो 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण संबंधी बातें की गई। अब ये है क्या, जरा गौर से सुनिएगा। 1951 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1950 में। अगले ही साल 1951 में एक ऐसा स्थान बनाया गया जहां वर्तमान में 284 अधिनियमों को जगह दी गई है, जिसका पहला अधिनियम था भूमि अधिग्रहण संबंधी। इस 284 अधिनियम की विशेषता यह है कि यह बताया गया था कि इनमें जो भी बातें बोली गई हैं सरकार के द्वारा की जाएंगी, और उसे संबंधित व्यक्ति जो आम जनसाधारण होते, आप और मैं, उस मामले को लेकर सरकार को या उस मुद्दे को न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। ये है 9वीं अनुसूची। देखिए नेगेटिव फील आ रहा है ना, कि आप न्यायालय में चैलेंज ही नहीं कर सकते, आपकी भूमि, आपकी संपत्ति ले ली तो। लेकिन यहां आपको फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूं कि याद क्या रखना है। 9वीं अनुसूची बनती है 1951 में, जिसमें 284 अधिनियम वर्तमान के समय तक डाले गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण और संपत्ति अधिग्रहण है। लेकिन संपत्ति अधिग्रहण को जोड़ने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया। बहुत सारे लोग इस चीज के कंफ्यूजन में रहते हैं कि संपत्ति अधिग्रहण भी 9वीं अनुसूची में 1951 में ही आ गया। नहीं आया है, एक जगह बनाई गई थी जिसमें धीरे धीरे करके चीजें जोड़ी गई। 1951 में ही हमने भूमि अधिग्रहण जोड़ दिया था, 9वीं अनुसूची जोड़ दी थी स्केड्यूल्स में, लेकिन आज जो संपत्ति अधिग्रहण वहां पर जोड़ा गया है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, जो 1978 में जोड़ा गया था, 1978 में।
आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। 9वीं अनुसूची 1951 में बनती है, उसमें भूमि अधिग्रहण 1951 के समय पर ही डाल दिया गया। आज उसमें संपत्ति अधिग्रहण भी है, लेकिन वो संपत्ति अधिग्रहण 44वां संशोधन 1978 में हुआ के अंतर्गत डाला गया। लेकिन एक खास बात और है, सन 2007 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियमों में से 283 अधिनियमों को यह बात बिल्कुल सही है कि आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन 2007 में से एक क्लॉज बनाया गया कि संपत्ति अधिग्रहण को आप चैलेंज न्यायालय में कर सकते हैं। तो संपत्ति अधिग्रहण इज द ओनली क्लॉज जिसे आप न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं 9वीं अनुसूची में। तो उम्मीद करता हूं कि 9वीं अनुसूची भी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी की बहुत छोटी छोटी सी हैं। हम 10वीं की तरफ चलेंगे। 10वीं में एक छोटा सा ट्रिक है। हम बात कर रहे हैं 10वीं अनुसूची की, जरा समझिएगा। तो बात हो रही है दा से 10वीं अनुसूची की, जिसमें बताया गया दा से दल बदल कानून, जिसके लिए पहला संशोधन हुआ 52वां संशोधन और इसको वापस लेने के लिए हुआ 51वां संशोधन। गौर से देखिए, 5 और 2 को जोड़ो तो 10 होता है, 9 और 1 को 5 को 2 में गुणा करो तो 10 होता है, 9 में 1 जोड़ दो तो 10 होता है। दा से 10वीं अनुसूची की बात हो रही है, दा से दल बदल की बात हो रही है, और यहां भी दा से 10 के टोटल मिल रहे हैं। आप कहेंगे कि यार ये सब चीजें हमें एग्जाम में कैसे याद रहेंगी? तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये आपका सपोर्टिंग एलिमेंट होता है, ना कि डिपेंडिंग एलिमेंट। इसके माध्यम से आप चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, इन पर निर्भर नहीं हो सकते। तो कहीं किसी को कंफ्यूजन ना हो पढ़ने वाले को, तो दा से 10वीं अनुसूची, दा से दल बदल, दा से ये भी 10 और ये भी 10, 5 दूनी 10, 9 और 1 10। अब यहां हुआ क्या? राजीव गांधी सरकार में 52वां संविधान संशोधन करके कहा गया कि जो लोग अपने स्वार्थ के चलते समय देखकर, मौका देखकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, यह गलत है और इसे दल बदल कानून के अंतर्गत लाया जाएगा और आपको सजा होगी। और चूंकि आपकी स्वतंत्रता है तो इसके लिए क्लॉज बनाया गया कि किसी पार्टी की यदि 1/3 सदस्य 1/3 एक साथ मिलकर जाना चाहे तो जा सकते हैं। यह था 52वां संविधान संशोधन। लेकिन लोगों ने इसे अलग तरीके से यूज कर लिया। पहले 1, 2, 3 जाते थे, जैसे ही नियम बना कि 1/3 लोग एक साथ जा सकते हैं तो अब तो फ्री हो गए। तो अब पता लगा जहां 1, 2, 3 जाते थे, अब 1/3 पूरे चले गए। अब लोग क्या करोगे आप? अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो कानून है, स्वतंत्रता है। तो फिर 51वां संविधान संशोधन करके दल बदल कानून में फिर बदलाव किया, सभी चीजें वापस ली और यह निर्धारित किया गया कि जो पार्टी सत्ता में होगी 15% सीट अपने साथ वालों के लिए मंत्री पद में रखेगी, ताकि वह किसी प्रकार से असंतुष्ट ना रहे। तो याद रखिए, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून आता है, जिसे 52वां संविधान संशोधन करके राजीव गांधी जी की सरकार में लागू किया जाता है, और 51वां संविधान संशोधन करके उसे वापस लिया जाता है और मंत्री पद की संख्या 15% तक निर्धारित की जाती है। डेप्थ में मत जाइए, जरूरी नहीं है, केवल ये फैक्ट्स याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। डन? चलिए, इसके बाद हम चलते हैं 11वीं और 12वीं में। यहीं खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक। 11वीं में आता है पंचायत और 12वीं में आता है नगर पंचायत। नगर पंचायत जिसे हम क्या बोलते हैं? नगर पालिका। अब इसे कैसे याद रखेंगे, जरा समझिएगा। पंचायत करने के लिए एक आदमी के साथ दूसरा आदमी जरूरी है। तो जब 2 सिंगल मिलते हैं मिनिमम, तो फिर क्या शुरू होती है? पंचायत। राइट? और पंचायत का स्वरूप गांव में पंचायत का होता है, वहां क्लॉज अच्छा चला तो हमने क्या किया? उस पंचायत के फॉर्म को थोड़ा सा चेंज किया, नया नाम दिया, नया सिस्टम दिया और शहरों में लागू कर दिया नगर पालिका बोलकर। तो 11 में और 12 में पंचायत और नगर पालिका। लेकिन इससे भी ज्यादा वंडरफुल फैक्ट यह है कि एक के लिए 73वां संविधान संशोधन और एक के लिए 74वां संविधान संशोधन। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायत एक अलग से टॉपिक है, पूरा आगे पढ़ाया जाएगा आपको।
और 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया। मजे की बात क्या है कि ये दोनों ही 1993 में ही हुए थे, एक के बाद एक। तो फिर से समझिए, 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची में पंचायत को जोड़ा गया और उसी 1993 में 74वां संविधान संशोधन करके 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया। अब एक्चुअली क्या होता है, इनके भी टॉपिक्स होते हैं। तो पंचायत के लिए होते हैं 29 और नगर पालिका के लिए होते हैं 18। अब देखो आप कैसे याद करोगे इसको। नगर, एक नगर की, पालिका मतलब मां, पालने वाली मां का लकी नंबर 8, 18। और याद रखिएगा पंचायत एक नेगेटिव वर्ड है जिसके लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। बोला था ना, एक और एक 2। तो पंचायत एक नेगेटिव वर्ड है जिसके लिए 2 लोगों की जरूरत है, 29। एक और तरीका, आप 29 में 11 घटा दीजिए तो आ जाएगा 18। बात समझ में आ गई। तो 11वीं अनुसूची पंचायत, 12वीं अनुसूची नगर पालिका। बिल्कुल शॉर्ट में रिकॉल करता हूं, इस रिकॉलिंग को आप अच्छे से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट विद दी होल कन्वर्सेशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे और रिकॉल करेंगे कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। बहुत गौर से सुनिएगा, सब चीज छोड़िए, केवल मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हमारा आज का टॉपिक शुरू हुआ कि संविधान को एज अ बुक हम क्या कहते हैं। तो हमने उसे बुक में डिवाइड किया, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, तीनों के मतलब को समझा और उसमें से पहले टॉपिक को जो सबसे इंपॉर्टेंट है अनुसूचियों, उन्हें उठाया। अगला टॉपिक भाग और उसके बाद अनुच्छेद होंगे। अनुसूचियों के बारे में हमने जाना कि इन्हें कहा जाता है 8+4। तो हमने ये जाना कि 8 तो ठीक है, 4 क्या है? तो 4 क्या है? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची, जिन्हें समय समय पर संविधान संशोधन करके हमारी मुख्य अनुसूचियों में जोड़ा गया। कहने का मतलब जब संविधान बना तब 8 अनुसूचियां थी और आज वर्तमान में 12। 1 से लेकर 12 तक अनुसूचियों को हमने घर पे रामू नौकर वाली कहानी से याद किया। घर के रूप में पहले संघ और राज्य को यानी देश को, वेतन के रूप में वेतन को, शपथ के रूप में रामू की शपथ को, घर में राजसी ठाट बाट वाले बड़े बुजुर्ग, राज्यसभा सीटों की बात, घर में जो दुखियारी हैं जिनको तकलीफ थी, परेशानी थी, हमारे भाई बहन SC ST की बात। उसके बाद बच्चों को अपना मित्र बनाया, अम्य मित्र की बात, 4 बच्चे थे। फिर उसने एक लिस्ट बनाई, सूचियां, जिसमें सबसे पहले उसने यह सीखा कि मैं कैसे भाषा कंट्रोल करूं, इनके जैसे बात करूं, भाषा 8वीं। फिर मैं संपत्ति अधिग्रहण के लिए जाऊंगा, 9 इज फॉर नेगेटिव, 9वीं, जिसमें हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी 1951 में। उसका डिटेलिंग मैंने आपको बताया। 10 से 10वीं में उसकी पंचायत के, उसकी संपत्ति अधिग्रहण की वजह से घर में पंचायत दल बदल शुरू हो गया। कोई कहता रामू सही है, कोई कहता रामू गलत है। 10 से 10वीं में 10 से दल बदल। फिर ऐसे ही पंचायत का स्वरूप मिल गया, घर में पंचायत शुरू हो गई रोज। 11वीं में पंचायत, और इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर रामू ने अपनी सत्ता नगर पालिका स्थापित कर दी, 12वीं में नगर पालिका। फिर हमने क्या किया, 7 से 7वीं अनुसूची में 7 से सूचियां 3 प्रकार की होती हैं, 7 से संघ, 7 से सेंट्रल, दोनों आता है 7 से, और फिर स्टेट 7 से, फिर समवर्ती 7 से, और उनके नंबर्स भी। 8वीं में हमने 8 से मां का लकी नंबर निकाला और भाषा बोल के उसको जोड़ा, और भाषा का कोड बनाया कि 14 पहले थी, उसके बाद 8 जुड़ी हैं। तो 8 के लिए आया सेंधा नमक STM बोर्ड, सिंधी नमक से नेपाली मणिपुरी कोंकणी SDM बोर्ड, संथाली डोंगरी मैथिली और बोडो। 21, 71 और दोनों को जोड़ दो तो 92। फिर हम 10 से 10वीं अनुसूची में आके 10 से दल बदल की बात करते हैं। 52, 91, 52 5 दूनी 10, 91 9 + 1 = 10, 10। फिर हम 11 में पंचायत, 1 2 लोग चाहिए पंचायत करने के लिए, और पंचायत नेगेटिव है तो 9 2 लोग चाहिए, 29 उसके टॉपिक्स होते हैं। 1993 में इसे जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन करके, और उसी 1993 में 74वां संविधान संशोधन करके नगर पालिका को जोड़ा गया, जिसके विषय कितने 18। नगर, एक नगर की एक नगर पालिका 1 और पालिका होती है 8, 18 टॉपिक्स होते हैं। सो गाइज, ये सारा कुछ बताने में हमें मेहनत लगती है और उससे ज्यादा मेहनत आपको भी करनी है इसे समझने में। टैक्टिक्स मैंने दे दी, अब इसे आपको पढ़ना है। जैसे जैसे आप और वीडियोस को आगे लेके जाते जाएंगे, क्वालिटी कंटेंट बढ़ता जाएगा। उसका कारण यह है कि आप हमें समझते जाएंगे इस माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। नीचे GS की क्वेरीज के लिए जो भी नंबर आप देख रहे हैं चल रहे हैं, इस नंबर में आप हमें मैसेज करके GS की क्वेरीज पूछ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है।
अब इसके बाद अगले टॉपिक में हम भाग के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि एक रिवाइज करके आप बैठिएगा, अगले टॉपिक में आपको 22 के 22 भाग पूरे याद हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। इन शब्दों के साथ आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।